नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डिस्कशन का टॉपिक है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस क्यों होता है, किस तरीके से इसे डायग्नोज किया जाता है और किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है। तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का मतलब है पैनक्रियास में सूजन आना, जो कि एक्यूट है यानी कि इमीडिएटली डेवलप हुई है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जनरली गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से या हैवी अल्कोहल इंटेक की वजह से डेवलप होता है। मोस्ट कॉमनली यही दो कारण होते हैं। कुछ रेयर कारण हैं जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, या फिर कैल्शियम लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, या फिर ऑटो इम्यून पैनक्रेटाइटिस डेवलप हो जाना। कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जैसे कि मम्प्स, इनकी वजह से भी पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। मगर सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ हैं गॉल ब्लैडर स्टोन और हेवी अल्कोहल इंटेक। जनरली पेशेंट इमरजेंसी में आता है या ओपीडी में आता है, उसको सीवियर पेन होता है जो कि उसके अपर एब्डोमेन में होता है और पीठ की तरफ जाता है। पेन के साथ कुछ पेशेंट्स को फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग, इस तरीके की तकलीफ़ भी डेवलप होती है। कुछ लोगों को साँस फूलने में तकलीफ़ भी होती है। और जब भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है, एग्ज़ामिनेशन के बाद ऐसे पेशेंट्स को एडमिशन करना चाहिए और इसके अलावा टेस्ट कराकर डायग्नोसिस कंफर्म करना चाहिए। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं जैसे कि सीरम अमाइलेस और सीरम लाइपेस। ये टेस्ट कराए जाते हैं जिससे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस कंफर्म हो सकता है। अगर ये टेस्ट अगर बढ़े हुए आते हैं तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये प्रॉब्लम एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की वजह से है। साथ ही साथ और ब्लड टेस्ट जैसे कि सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, ये सारे टेस्ट भी कराने की ज़रूरत है कि बॉडी में कितना इन्फेक्शन लेवल है, किडनीज़ को कोई असर तो नहीं है। और एलएफटी कराने की ज़रूरत है कि कहीं कोई गॉल ब्लैडर स्टोन स्लिप होके पीलिया की नली में तो नहीं फंस गया है जिसकी वजह से जॉन्डिस डेवलप हो गया हो। ये सारे टेस्ट कराने चाहिए। साथ ही साथ चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए और रूटीन इवैल्यूएशन भी कंप्लीट करना चाहिए। अगर पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, पेन ज़्यादा है या सांस लेने में तकलीफ़ ज़्यादा है, ऐसे केसेस में पेशेंट्स को आईसीयू में भर्ती करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जनरली पेशेंट को इवैल्यूएट करने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस कितनी सीवियर है या क्या ग्रेड है पैनक्रेटाइटिस की, माइल्ड पैनक्रेटाइटिस है, मॉडरेट है या सीवियर पैनक्रेटाइटिस है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की सीवियरिटी का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। अगर पेशेंट्स के किडनी फंक्शंस खराब होते हैं तो ऐसे केसेस में एमआरआई करने की ज़रूरत पड़ती है। सीटी स्कैन से एक सीटी सीवियरिटी इंडेक्स होता है जिससे हमें यह अंदाज़ा लग सकता है कि ये पैनक्रेटाइटिस माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। जनरली माइल्ड पैनक्रेटाइटिस को ठीक होने में हफ्ते भर तक का समय लगता है। मॉडरेट पैनक्रेटाइटिस को ठीक होने में एवरेज 2 से 3 हफ्ते का समय लग जाता है और सीवियर पैनक्रेटाइटिस को 3 हफ्ते से ऊपर का समय भी लग सकता है। ये कितना समय लगेगा पेशेंट के ठीक होने में, ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर पैनक्रेटाइटिस है और पैनक्रेटाइटिस ने कितने ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन किया जाए, हाइड्रेशन, उन्हें आईवी फ्लूइड्स वगैरह दिए जाएँ। अगर इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है तो उनको एंटीबायोटिक्स दी जाएँ। ज़रूरत पड़ने पे अगर एंटीबायोटिक्स बढ़ाने की ज़रूरत है तो और हायर एंटीबायोटिक्स दी जाएँ और पेशेंट को मॉनिटर किया जाए। इसीलिए एडमिशन रिकमेंडेड रहता है। अगर माइल्ड पैनक्रेटाइटिस है और पेशेंट विदिन 48 टू 72 आवर्स इम्प्रूव हो रहा है, ऐसे केसेस में पेशेंट को डिस्चार्ज करके ओपीडी फॉलोअप में मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को मॉडरेट या सीवियर पैनक्रेटाइटिस है तो ऐसे केसेस में पेशेंट को हॉस्पिटल में ही मॉनिटर करना रिकमेंडेड है। अगर पेशेंट को कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हो रही हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस डेवलप नहीं हो रही है, सांस लेने की तकलीफ डेवलप नहीं हो रही है,
पेशेंट डाइट टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को इम्प्रूवमेंट होने के बाद आप डिस्चार्ज करके ओपीडी में फॉलोअप कर सकते हैं। जब भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो कॉज का ट्रीटमेंट करना है। यदि हैवी अल्कोहल इंटेक की वजह से पैनक्रेटाइटिस डेवलप हुई है तो ऐसे केसेस में अल्कोहल स्ट्रिक्टली मना की जाती है। अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज पैनक्रेटाइटिस दोबारा डेवलप हो सकती है। और जिन पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं उन पेशेंट्स को कोलिसिस्टेक्टमी करानी चाहिए, यानी कि गॉल ब्लैडर रिमूव करा लेना चाहिए, जिससे उनको बार बार पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम डेवलप ना हो। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर से निकल के सीबीडी में यानी कॉमन बाइल डक्ट में फंस जाते हैं। ऐसे केसेस में एमआरसीपी जो एक स्पेशल तरीके का एमआरआई होता है वो कराने की ज़रूरत पड़ती है। यदि वो स्टोन नली में फंसा हुआ होता है यानी सीबीडी में स्टोन होता है तो ऐसे केसेस में ईआरसीपी करके यानी एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करके वो स्टोन पहले रिमूव करना पड़ता है, उसके बाद ऑपरेशन के लिए जाना होता है। तो अगर बाई चांस किसी पेशेंट के सीबीडी स्टोन हैं तो उन पेशेंट्स को पहले सीबीडी स्टोन क्लियर कराना होगा और उसके बाद उनको अपना गॉल ब्लैडर रिमूव कराना होगा। यही वजह है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स वाले पेशेंट को गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए रेकमेंड किया जाता है। अदरवाइज उनको सीबीडी स्टोन डेवलप होना या पैनक्रेटाइटिस डेवलप होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आपको पैनक्रेटाइटिस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं और आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।